हेलो दोस्तों, मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है ये आपका एसएससी जीडी मिशन एसएससी जीडी 2022-23। तो बात करते हैं, मैं जो आपके लिए लेके आया हूं आज भी विश्लेषण करूंगा जो प्रीवियस ईयर आपका मैथ का पेपर हुआ है एसएससी जीडी का, उसका ये सेट नंबर 2 है। और ये जो पेपर है आपका मैथ वाला जो पोर्शन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ये आपका 16 नवंबर 2021 में पेपर हुआ था और ये आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट का पेपर है और इसमें जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और आप हमारे साथ इसका विश्लेषण करेंगे। और अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है तो आप जितनी भी मैं सीरीज मैथ और रीजनिंग की लेके आ रहा हूं और ला चुका हूं, आप उन्हें क्रम में देखिए जिससे कि आपके नंबर 25 में से 25 मैथ में आ जाएं और 25 में से 25 आपके रीजनिंग में आ जाएं। तो दोस्तों, सीधा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या आंसर आएगा इसका? तो देखिए क्वेश्चन क्या है। और ये जो क्वेश्चन है आपके, ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी में ही आपके लिए फ़ायदे पहुंचाएंगे। बात करते हैं और भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है ए और बी किसी कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी इसे 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला इस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है। इसमें क्या है, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को जो करते हैं वो करते हैं 120 दिन में। इसी प्रकार बी प्लस सी की बात करें तो वो दोनों मिलकर करते हैं 150 दिन में। बात करते हैं ए और सी की तो वो करते हैं इसको 200 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कुल काम पता होना चाहिए जिस काम की बात हो रही है। तो काम कैसे निकालेंगे? दिनों का एलसीएम। अगर मैं दिनों का एलसीएम लेता हूं तो क्या निकल आएगा? कुल काम। तो कैसे निकालेंगे? देखो पीछे 0 0 0 सब में आ रहा तो 0 लिख लीजिए, बचा 20, 15 और 12। तो 20, 15, 12 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा आपका 60। तो अर्थात टोटल जो लेसे आएगा वो आ जाएगा 600। तो कुल काम कितना हो गया? 600। अब इनकी पर डे क्षमता निकाल दीजिए कि पर डे कौन कितना काम करता है। तो इससे इससे को काटेंगे तो आ जाएगा 5, इससे इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4 और इसको इससे काटेंगे तो 3। तो हमें पता पड़ गया ए प्लस बी की पर डे क्षमता कितनी है? 5 काम। और बी प्लस सी पर डे कितना काम करते हैं? 4 काम। ए प्लस सी पर डे कितना काम करते हैं? 3 काम। तो हमें क्या करना है कि बी अकेले का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बी की वर्क इफिशियंसी निकालूंगा। बी की वर्क इफिशियंसी कितनी है? तो बी अकेले की वर्क कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे? देखिए, जहां जहां बी दिया गया है उनको जोड़ लीजिए और जहां नहीं दिया उसको घटा देंगे। जहां जहां बी दिया है उनको जोड़िए। तो बी कहाँ दिया है? इसमें दिया और इसमें दिया है। तो 5 जोड़िए प्लस 4 जोड़िए और 3 को घटा दीजिए। तो ऐसा करने से ये जो मान आएगा डबल बी का, दिखा देता हूँ मैं आपको। जब इसमें मैं इसको जोड़ूंगा तो ये बनेगा सिंगल ए करे 2b प्लस के सी। और मैंने कहा था जहाँ बी नहीं बैठा उसको घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो ए कट जाएगा, सी कट जाएगा, तो बचेगा कौन? डबल बी। तो डबल बी का मान, ये किसका मान आया? डबल बी का। तो बटे क्या करेंगे? 2। तो किसकी क्षमता रह जाएगी? केवल सिंगल बी की। तो सिंगल बी की क्षमता कितनी आएगी? 5 4 9, 9 में से 3 गया तो ये बचेगा 6। 6 का आधा करते हैं तो ये आ जाएगा 3। तो हमें पता पड़ गया बी की कार्य क्षमता कितनी है?
3, 3 काम पर डे कौन करता है? बी। तो सवाल क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि बी को कार्य का 2/5वां हिस्सा करना है। तो जो मूल कार्य है वो कितना है आपका? 600। अगर मैं 600 का 2/5वां हिस्सा निकालता हूं तो ये बनेगा आपका 240। कितना काम आएगा? 240। तो इस क्वेश्चन में जो बोला गया है, बी अकेला कितना काम? 240 काम करने में कितने दिन लेगा? पर डे कितना काम करता है? 3। तो भाग दीजिए इसमें 24 में, तो ये कितनी बार कटेगा? 8, और ये 0 का 0, तो कितने दिन लेगा? 80 दिन। तो बी अकेला पूरा कार्य करने में कितने दिन लेगा? पूरा नहीं, सॉरी, 2/5वां हिस्सा अर्थात 240 काम करने में कितने दिन लेगा? 80 दिन। तो इसका आंसर आ जाएगा पहला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो देखिए, अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। इसमें कहा गया है ए किसी कार्य का 2/5वां हिस्सा 6 दिन में करता है। 2/5वां हिस्सा 6 दिन में करता है। तो समझना जरा, इसका मतलब है कुल काम यदि 5 था तो 5 में से 2 काम करने में कितने दिन लगे? 6। तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो दोस्तों जो ये हिस्सा होता है ये उल्टा कर दीजिए, तो ये कितना दिन लगेंगे? 5 तिया 15। तो बात करते हैं ए अकेला पूरा कार्य करने में कितने दिन लेगा? 15 दिन। इसी प्रकार बी इसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में करता है। 30% भाग कितने दिन में करता है? 3 दिन में। तो 100 काम करने में पूरा भाग 100 होगा, कितने दिन लगेंगे? ज़्यादा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो बात करते हैं अगर बी अकेले पर पूरा काम करवाया जाता तो वो दिन लेता आपके 10 दिन। तो हमें पता पड़ गया ए अकेला पूरा कार्य करने में 15 दिन लेता है और बी अकेला पूरा कार्य करता है तो दिन लेता है 10 दिन। तो इन दोनों का आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने से हमें क्या पता पड़ जाएगा? कुल काम। तो कुल काम कितना है? 15 और 10 का एलसीएम 30। तो कुल काम हो गया 30। बात करते हैं इसकी क्षमता की। तो इसकी क्षमता आएगी 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। तो वर्क एफिशिएंसी की बात करते हैं, प्रत्येक की कार्य क्षमता क्या निकल गई? ए की 2 और बी की 3। इसमें जो बोला गया है, इसमें कहा गया उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। 4 दिन तक एक साथ काम किया। तो मैं यहाँ क्या करूँगा? ए प्लस बी द्वारा 4 दिन में किया गया काम निकालेंगे। कितना आएगा? एक दिन में कितना करते हैं दोनों मिलकर? 2 और 3 5। तो 4 दिन में कितना करेंगे? 5 चौक 20 काम। तो 20 काम हमारा ये हो गया फिनिश। अब बात करते हैं शेष काम। तो शेष काम कितना बचा है आपका? 30 में से 20 घटा दीजिए। तो शेष काम जो बचा हुआ है, शेष काम बचा है आपका 10 काम। तो इसने बोला है वो किसके द्वारा? अकेले सी द्वारा 6 दिनों में पूरा किया गया। तो मैं बात कहूँ कि 10 काम अकेला सी 6 दिन में कर देता है तो पर डे कितना काम करेगा? इसीलिए मैं क्या भी निकाल सकता हूँ, सी की कार्य क्षमता 10/6। तो ये आ जाएगा दोस्तों 5/3। तो सी की क्षमता आई पर डे काम करने की 5/3। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग। तो आपका मूल कार्य कितना है? 30। तो देखो दोस्तों मैं इधर दिखा देता हूँ, अगर 30 काम का 70% निकालते हैं तो कितना बैठेगा? ये 7 तिया 21 काम। तो 21 काम, तो यहाँ देखिए कितना काम करवाना है? 21 काम। किसके द्वारा? बी प्लस सी द्वारा। तो बी की क्षमता कितनी है? देखो बी की क्षमता कितनी है? 3। बी की क्षमता कितनी है? 3 प्लस सी की क्षमता की बात करते हैं तो सी की क्षमता आपकी निकल कर आई है 5/3। तो ये निकल जाएंगे बी प्लस सी द्वारा इतने काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो इसे सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा आपका? जो भी आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखो कैसे करेंगे? 3 तिया 9, 9 और 5 कितने होते हैं? 14। तो ये बनेगा आपका 21/14 गुणा, ये घूम के ऊपर को पहुंच जाएगा 3। तो 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 तिया 9/2 डे। आंसर हो जाएगा हमारा
9 बटे 2 दिन। चेक करिए 9 बटे 2 दिन किस में दिया गया है, अर्थात 4 सही 1 बटे 2 दिन, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है, वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है। तो दोस्तों इसमें पूछी गई है बड़ी संख्या, ये आपका संख्याओं पर आधारित है। तो जैसे इसने बड़ी संख्या बोली तो आप इसे ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी होगी, देखना अनुपात क्या दिया 9:5, तो आप जानते हो जिसका अनुपात बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी और जिसका अनुपात छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो कहने का मतलब है जब भी आपसे जो पूछी गई है बड़ी संख्या पूछी गई, तो बड़ी संख्या क्या है, रेशियो में 9, तो जब भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल। तो चेक करिए 9 का मल्टीपल क्या है, और 9 का रूल क्या होता है, 9 का रूल होता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, डिजिट सम डिवाइड बाई 9। तो देखिए अंकों का योग 4 और 1 5, क्या ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। 4 4 8 और 1 9, कट जाएगा। 1 और 1 2, नहीं कटेगा। 4 और 2 6, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा दोस्तों, दूसरा, इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। बाकी थोड़ा डिटेल में भी समझ लेते हैं, डिटेल में कैसे करेंगे इसको, देखिए डिटेल में इस तरीके से किया जाएगा। हमने माना बड़ी संख्या मानी हमने कितनी है 9 रेशियो, और छोटी संख्या की बात करता हूं तो वो कितनी है 5 रेशियो। फिर इसने बोला है कि बड़ी संख्या से में कितना जोड़ना है 8, और छोटी संख्या में क्या करना है -4। तो क्या प्राप्त होता है, छोटी संख्या से 2 गुनी हो जाती है, कौन सी संख्या, बड़ी। तो ऊपर वाला बड़ा मान है तो 2 हो जाएगा, और छोटा मान कितना हो जाएगा 1, 1 का 2 गुना 2। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर का मान निकल जाएगा। आर का मान कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 9 रेशियो प्लस 8 बराबर 4 की मल्टीप्लाई करिए 5 दूनी 10 रेशियो माइनस 4 दूनी 8। तो ये बन जाएगा, देखो दोस्तों 9 रेशियो को 10 रेशियो की तरफ ले जाऊंगा तो घट के बचेगा आपका 1 रेशियो, और ये -8 इधर को आएगा तो ये हो जाएगा +8। तो 8 और 8 16, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई 16। तो आपसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या जो थी हमारी कितनी थी दोस्तों 9 रेशियो। तो 9 रेशियो का मान निकालिए, 9 गुणा 16, 16 निम्मा 144। तो उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों 144, इसका राइट आंसर। ऐसा भी है, आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे 9:5, इस ट्रिक से भी कर सकते हो। 9:5 दिया है, बाद में जो अनुपात बन गया है ये कितना बन गया है 2 गुना, अर्थात छोटी संख्या 1 बड़ी संख्या 2। प्रारंभ में 9:5 था, बाद में बन गया 2:1। लेकिन कैसे बना है, 1 में 8 जोड़कर और एक बड़ी संख्या में 8 जोड़कर और छोटी संख्या से 4 घटाकर। तो कैसे करेंगे आप इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखो कैसे करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बनेगा दोस्तों 5 दूनी 10 और 9 एकम 9, अंतर करिए कितना आ रहा है 1। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये बनेगा आपका 8 एकम 8 और 4 दूनी 8। ये बनेगा प्लस का और ये बनेगा माइनस का, इनका अंतर करेंगे तो दोस्तों एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या, तो अंतर करने पर क्या होता है वो जुड़ जाता है। तो 8 और 8 16, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 16। तो आपसे कौन सी संख्या पूछी है, बड़ी। तो बड़ी का मतलब किसकी वैल्यू पूछी है 9 की, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 की। जब 1 की वैल्यू 16 तो 9 की वैल्यू बनेगी 16 निम्मा 144। 144 क्या आ जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन को करने के तरीके काफ़ी होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका वो माना जाता है जो पेपर में आप एक बार लगाएं और उससे डायरेक्ट आपका क्या आ जाए, आंसर आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों ये आपका प्रतिसत्ता और बट्टा से आया था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था।
प्रतिशतता बट्टा जो लाभ हानि चैप्टर होता है उससे है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद, आप जानते हो छूट जो दी जाती है कहाँ दी जाती है, हमेशा एमआरपी पर। तो एमआरपी पर जब 20% छूट देने के बाद कितने की बेची गई है, 120 की। तो कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है 80% की। 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 रुपये, क्योंकि 20% छोड़ दोगे तो कितने परसेंट में बेचोगे, 80% में, और 80% का वैल्यू कितनी दे रखी है, 120। तो ये कह रहा था यदि छूट नहीं दी जाती, छूट नहीं दी जाती तो इसका मतलब नो डिस्काउंट का मतलब होता है चीज़ किस पे बेची गई, फिर तो एमआरपी। तो एमआरपी पे बेची जाएगी। अगर मैं छूट ना दूं तो इसका मतलब है मैं जितना इस पर लिखा हुआ है मूल्य उसी पर बेचूंगा। तो 100% की वैल्यू निकालिए, तो 100% की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी दोस्तों 120/80 का भाग दे देंगे तो 1 की वैल्यू, और जिसका मान निकालना है उसकी क्या कर देंगे, गुणा। तो दोस्तों ये जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, काटिए 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 2 से काटते हैं तो ये 50 बार, तो ये बनेगा दोस्तों 150। तो हमें पता पड़ गया कि उसका जो अगर एमआरपी पे बेची जाती है, अगर वो वस्तु एमआरपी पर बेची जाती है तो कितने की बिचेगी वो, 150 की। तो ये आपका नया एसपी आ जाता है। ये कह रहा था कि इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है, इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ होता है, तो कहने का मतलब है 150 रुपये में जब बेच दी है तो उसमें 20% का लाभ शामिल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 150 रुपये जो है 20% लाभ के साथ है, अर्थात 120% की वैल्यू, क्योंकि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, 100% में कितना होता है, 100। तो 20% लाभ के साथ बेच दी गई है, तो ये 150 जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों, ये कितने की वैल्यू दे रखी है, 120 की, क्योंकि इसमें बोला गया है जब इस तरीके से बेच दी जाती है तो 20% का लाभ होता है। तो ये कितने की वैल्यू थी, 150, 120 की। निकालनी कितने की वैल्यू है आपको, 100%, क्योंकि 100% क्या होता है, सीपी। तो कैसे करेंगे इसको, काट पीट मचाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 30 से काट देता हूँ 4 बार, और 30 से कटेगा ये 5 बार। 4 से काटिए इसको 25 बार, और 25 पंजे 125 रुपये। तो 125 रुपये क्या आ जाएगा इसका, कॉस्ट प्राइस। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 125 रुपये। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा 125 रुपये। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देखो फिर दोबारा समझा देता हूँ। 20% छूट के बाद इतने में बेचा गया, तो इसका मतलब है 80% की वैल्यू दे रखी है 120 रुपये। फिर कह रहा था यदि छूट नहीं दी जाए, तो छूट नहीं दी जाएगी तो बताइए कितने की बिचेगी वो, नो डिस्काउंट पर 100% की। तो 100% की वैल्यू की बात करता हूँ तो कितना आ गया इसका, 150। तो इस तरीके से बिच रही है वो 150 की। इसमें बोला गया इस पर 20% का लाभ होता है। कहने का मतलब जब 150 की बिच गई तो इसमें क्या शामिल है, 20% का लाभ। तो मैं कह सकता हूँ कि 150 रुपये 120% की वैल्यू है, और निकालनी कितने की है आपको, 100%, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य कितने परसेंट होगा, 100%। तो कितना आ जाएगा 150 दोस्तों, सॉल्व करने पर 125 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये आपका सिंप्लीफिकेशन से है, और बताइए आप किस तरीके से करना है। देखो मैं बता दूं, पिछली क्लास में भी बताया था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वहाँ पर भी था। तो क्या बताया था, एक बॉड मास नियम होता है। तो सबसे पहले हम जो हल करते हैं, ब्रैकेट हल करते हैं, फिर उसके बाद ऑफ हल करते हैं। ऑफ का मतलब होता है जिनके बीच में ऑफ दिया उनकी तुरंत क्या कर देंगे हम, गुणा। तो ऑफ का मतलब भी हमें पता है। और फिर क्या करते हैं हम, डिवाइड, उसके बाद जोड़ घटाना, डिवाइड के बाद सॉरी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद जोड़ घटाना। तो देखिए सबसे पहले क्या हल करा जाएगा, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट में भी बात करूं तो ब्रैकेट में भी पहले इस सब को हल करेंगे, इसके सबके अंदर भी चलते तो छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। तो दोस्तों 11 में से 17 घटाएंगे तो 17 में से 11 घट जाएगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। तो माइनस के कितना बचेगा, ये 6।
तो हमने जब ये ब्रैकेट हल किया तो ये आ गया -6। अब आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले डिवाइड ख़त्म करेंगे। देखो मैं बता देता हूँ, 64 डिवाइड का मतलब बटे 48 गुणा 3 -15 बटे कितना है ये 8 गुणा ये जो आया था आपका -6 और ये क्या है डिवाइड। अब डिवाइड खत्म करेंगे तो बटे 9 और ये जो सारी वैल्यू आ रही है कौन से ब्रैकेट में आ रही है, बड़े ब्रैकेट में। तो सॉल्व कीजिए इसको, काट पीट मचाइए। अगर मैं इसको काट पीट करता हूँ तो देखो 3 से कटेगा ये 16 बार, 16 चौका 64। इसी प्रकार बात करते हैं इसमें, 3 से काटिए 3 बार, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 2 से काटते हैं तो 4 बार और 3 से काटते हैं 15 को तो ये 5 बार। तो दोस्तों इसके जो ये ब्रैकेट दिया है इसकी जो पूरे की वैल्यू जो आने वाली है इसकी वैल्यू आएगी आपकी 4 माइनस 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 आपका प्लस हो जाएगा 5/4। तो 4 चौक 16 और 5, 16 और 5 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 21/4। तो हमने क्या किया, जो बड़ा ब्रैकेट था ये सॉल्व कर लिया। अब देखो पूरा सवाल देखिए दोबारा से यहाँ से, इसमें क्या दिया गया है 42 डिवाइड बाई 9। लेकिन मैंने भी बताया था सबसे पहले क्या हल करते हैं, भाग से भी पहले ऑफ का मतलब होता है तुरंत गुणा। तो 9 छिक्का 54, तो ये बनेगा 42 में किसका भाग देना पड़ेगा 54 का, 9 छिक्के 54 माइनस इस ब्रैकेट की पूरे की बात करते तो इसकी वैल्यू आई है आपकी 21/4 और डिवाइड बाई क्या है 14। 14 का डिवाइड देंगे तो 14 कहाँ जाएगा नीचे, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है 21/4। इसमें किसका भाग देना है 14 का। तो किस तरीके से भाग देंगे, अगर मैं 21/4 में 14 का भाग देता हूँ तो आपको बताया भी जाता है कि अगर भाग की जगह गुणा का निशान कर दिया जाए तो संख्या उल्टी हो जाती है। तो 14 का उल्टा 1/14। काटपीट मचाइए, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, इसमें देखिए 6 से काट दीजिए, 6 सत्ते 42 और 6 निम्मा 54। तो दोस्तों ये जो बनेगा आपका ये बनेगा 7/9 माइनस 3/4 दूनी 8। अगर मैं इन दोनों का लेसा लेता हूँ तो आ जाएगा 72, वो आ जाएगा दोस्तों 72 और 9 से कितनी बार कटेगा ये 8 बार, 8 सत्ते 56, 8 से कै बार कटेगा 9 बार, 9 तिया 27। तो 56 में से 27 घटाएंगे तो दोस्तों ये कितना आएगा 29/72। चेक करिए 29/72 कौन सा ऑप्शन दिया है, 29/72 ऑप्शन नंबर 3। तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, देखो ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें पूछा गया है एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य कितना है। प्रत्येक का जो मूल्य दिया गया है वो दिया गया है 9,180 रुपये है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। फिर कहा गया है उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि रुपयों में कितना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक वस्तु पर जो बोला है इसने बोला 8% का क्या होता है लाभ। 8% की बात करते तो 8% का मतलब होता है 8/100। तो ये कटेगा 4 से 2 बार और ये कटेगा 25 बार। तो 25 पर कितने का लाभ है 2 का। इसी प्रकार दूसरी वस्तु की बात करते हैं तो दूसरी वस्तु पे जो बोला गया है वो बोला गया 15% का लॉस हानि। तो 15% का मतलब 15/100, 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा 3 बार और 5 से कटेगा ये 20 बार। तो 20 पर कितने की हानि 3 की, तो माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखो मैं आर्टिकल नंबर 1 का CP लिखता हूँ और आर्टिकल नंबर 2 का CP लिखता हूँ। मैं आर्टिकल 1 है ये आपका आर्टिकल नंबर 1 है और ये आपका आर्टिकल नंबर 2 है। इनके क्या लिखेंगे हम CP अलग होंगे लेकिन दोनों का SP क्या है समान। तो कैसे करेंगे, देखिए आर्टिकल 1 के CP की बात करता हूँ तो कितना है 25
25 पर 2 का लाभ, तो एसपी कितना आएगा 27। तो इसका अनुपात बनेगा 25:27। इसी प्रकार आर्टिकल नंबर 2 की बात करता हूँ, वस्तु नंबर 2 की। तो देखो उसका क्रय मूल्य कितना है 20, और 20 पर कितने की हानि है 3 की, तो ये बनेगा 17। दोस्तों इसमें जो बोला गया है दोनों का विक्रय मूल्य क्या दिया गया है समान। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ पर 27 आ रहा है, यहाँ पर 17 आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे इनको समान, कैसे समान करेंगे, यहाँ पर तो 17 की गुणा कर देंगे और यहाँ पर जो गुणा करेंगे वो 27 की। गुणा करने से क्या हो जाएगा ये समान। तो करिए कितना आएगा, 17 की गुणा 25 से करते हैं तो ये बनेगा 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 और 8 42। इसी प्रकार बात करते हैं एसपी की, 17 की गुणा 27 से करिए, 17 सत्ते 119, हासिल आपका 11 लगेगा। 17 दूनी 34 और 11 ये हो गए आपके 45, तो ये बनेगा 459। इसी प्रकार बात करते हैं 20 की गुणा कर 20 का इसका लिखिए 17 की 27 की गुणा 27 दूनी 54, तो दोस्तों ये बनेगा आपका 540। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे बोथ। बोथ मतलब दोनों, दोनों का मैं लिख देता हूँ सीपी और दोनों का ही क्या लिख देता हूँ एसपी। सीपी की बात करूँगा तो इनको जोड़ दीजिए, जोड़िए। 5 में 0 जोड़ेंगे आपका 5 ही आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, और 5 4 9, तो दोस्तों ये बनेगा आपका 965। इसी प्रकार विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बात करता हूं तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य ये आपको दिया गया है 459। इसको मैं क्या कर दूंगा डबल, तो डबल कर दीजिए क्योंकि ये प्रत्येक का है, तो आर्टिकल 2 है तो 2 का कितना हो जाएगा डबल। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो दोस्तों ये बन जाएगा 918। कहने का मतलब था दोनों जो थे मैंने खरीदे कितने थे 965 के और बेचे कितने के हैं 918 के। तो देखिए कम के बेचे गए हैं तो क्या होगा दोस्तों इस पर लॉस कितने का होगा, इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये आ जाएगा दोस्तों 47। तो लॉस कितने का हुआ 47 का। अब क्या करेंगे, अभी तक जितनी भी कहानी चल रही है सब किस में चल रही है आपकी रेशियो में। अब आपको एक्चुअल वैल्यू में लेके कैसे आना है, तो देखिए इसमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना दिया है, वो दिया गया 9180। तो मैं बात करता हूँ 9180 जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 459 की, और निकालनी कितने की वैल्यू है लॉस। लॉस का मतलब कितने की वैल्यू 47 की वैल्यू, और जो 47 का मान आएगा क्योंकि जिसकी वैल्यू दी होती है उसका भाग देने से एक का मान निकल ही आएगा, और जिसका मान निकालना है उसकी गुणा करने से हमें उसका मान पता पड़ जाएगा। काट पीट मचा दीजिए, काट पीट मचाइए कितना आ जाएगा आंसर। तो देखो इससे मैं इसको काटता हूँ तो इससे कटेगा ये, कितनी बार कटेगा ये 20 बार, इससे कट जाएगा ये 20 बार। 20 की गुणा 47 से कर दीजिए तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, करिए इसमें 0 7 दूनी या 47 दूनी की बात करते हैं तो ये आपका बैठता है 94। तो 940 देख लीजिए, 940 का क्या होगा लॉस। तो हानि देखिए 940 की किसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। बाकी से करने के तरीके और भी हैं, आप प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लीजिए, क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का जोड़कर, और विक्रय मूल्य आपको दिया है इसका डबल कर कर घटाने से जो अंतर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका हानि। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें थोड़ी यहाँ जो बनी है थोड़ी कैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेशन ही आपको करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी आसान है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है इसमें पूछा गया निम्नलिखित का मान बताइए किस, देखो तो ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन से, आप बताइए सबसे पहले क्या खत्म करेंगे भाग, तो मैं इसमें इसका भाग दूंगा तो ये कट जाएगा क्योंकि 523 कट जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों 523 प्लस 523 जोड़ दीजिए, इसका डबल कर देंगे तो ये बनेगा 1000, 23 दूनी 46, 1046 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
फर्स्ट। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो पूछा गया है आपका औसत से पूछा गया है। तो करिए इसका क्या आएगा। इसमें कहा गया है 4, 6, 8, 12, x का औसत कितना है 7। देखिए हमें औसत कितना दिया है 7। तो हमें पता है अगर मान लीजिए मैं कह देता 3 संख्याओं का औसत 7 है तो योग कितना था 7 तिया 21, क्योंकि योग बराबर क्या होता है औसत गुणा नंबर। तो औसत अगर 7 है तो कितनी संख्याओं का 1, 2, 3, 4, 5। मैं क्या करूँगा 5 की गुणा, 7 पंजे 35। तो क्या निकल आया दोस्तों ये योग। तो इस 7 संख्याओं का क्या निकल आया योग। अब योग कैसे, अब मैं योग को ऐसे भी निकाल सकता हूँ। सबको जोड़िए 4 और 6 10, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 12 30। तो ये योग बन के आएगा दोस्तों 30 प्लस x। तो यहाँ से मैं किसका मान निकाल दूंगा x का मान कितना आ जाएगा 5। इसी प्रकार दोस्तों ये जो दिया गया है प्रश्न में, यहाँ पर ये x है, मिस्टेक है, ये टाइप मिस्टेक है। x, 9, 13, 15, y का औसत कितना है 9। तो फिर औसत कितना दिया है 9। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ योग। कैसे निकालूंगा योग, कितनी संख्याओं का 1, 2, 3, 4, 5। तो 9 पंजे 45। तो योग कितना आ जाएगा 45। किस किस का योग आया है ये x प्लस 9 और 13 जोड़िए। 9 और 13 कितने होते हैं, तो 9 और 13 होते हैं आपके 22। 22 में 15 जोड़ेंगे तो ये आएगा 37 प्लस y की बात करते हैं तो x का मान रखिए यहाँ पर कितना, x की वैल्यू पीछे कितनी निकल गई है आपकी 5। तो ये बनेगा 5 प्लस 37 प्लस y बराबर 45। तो यहाँ से y का मान निकल के आएगा 37 और 5 42। इधर को घटा देंगे तो 45 में से 42 घटेगा तो ये आ जाएगा आपका 45 माइनस 42। तो ये आ जाएगा आपका 3। तो हमें पता पड़ गया x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 3। तो अब दोस्तों मैं किसका भी मान निकाल सकता हूँ। किसका मान पूछा है इसने 2x माइनस 3y। तो 2x माइनस 3y बराबर x की वैल्यू रखिए 5, तो 5 दूनी 10 माइनस y की वैल्यू रखिए 3, तो 3 तिया 9। तो 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। हमारा ये क्या आ जाएगा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर चेक करिए 1 कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका जो दिया गया है ये आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से है। और इसमें क्या बोला गया है, एक निश्चित धनराशि 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में या 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। अच्छा ठीक है, निश्चित राशि धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है ये धनराशि मतलब मूलधन कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें क्या करेंगे 9% का मतलब बताइए। तो देखो 9% की जो वैल्यू होगी, 9% की वैल्यू की बात करता हूँ तो 9% का मतलब होता है 9/100। तो हम कहेंगे 100 पर कितनी ब्याज मिल रही है 9। तो ये बन जाएगा आपका 109/100। तो कहने का मतलब है आपकी चक्रवृद्धि ब्याज कौन सी श्रेणी में होती है, गुणोत्तर श्रेणी में। तो कहने का मतलब है आपका धन जो है प्रत्येक साल प्रीवियस ईयर का 109/100 गुना होता रहेगा। और ऐसा कितनी बार करना है आपको, 2 वर्ष है तो 2 वर्ष में 2 बार। तो करिए देखो, तो ये बन जाएगा आपका 100 की घात 2 और 109 की घात 2। बात करते हैं ये 100 जो है ये जो होगा आपका मूलधन और ये हो जाएगा आपका मिश्रधन। 100 की घात 2 करना आसान है, ये आ जाएगा आपका 10,000। और 109 की घात 2 करेंगे तो देखो ये भी आसान है। मैं आपको जल्दी में ही एक मैजिक कैलकुलेशन या इजी कैलकुलेशन के नाम से 5-6 वीडियो लेके आऊँगा टॉपिक वाइज, तो जिससे आपकी ये कैलकुलेशन करनी थोड़ी आसान हो जाएंगी। वर्ग, उससे आप वर्ग निकाल सकते हो और छोटे मोटे जितने भी आपके जोड़ गुणा घटाने होते हैं उनके करने के तरीके भी सीख जाएंगे, किस तरीके से हम शॉर्ट में कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है अब हमें दोस्तों, मैं 109 का वर्ग बताता हूँ। देखो एक छोटा सा बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको 102 का वर्ग करना है तो आपको ये देखना है 100 से कितना ज़्यादा है 2।
तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा 104, और इस 2 का वर्ग कर दीजिए, 2 डिजिट में लिखना होगा, 2 का वर्ग 04। इसी प्रकार मान लीजिए अगर आपसे पूछता है 107 का वर्ग, तो देखिए कितना ज़्यादा है 100 से, 7 जोड़ दीजिए तो 114 हो जाएगा। 7 का वर्ग 2 अंकों में लिखना, 7 सत्ते 49। तो इसी प्रकार हम किसका वर्ग कर सकते हैं, 109 का। तो ये कितना ज़्यादा है 9, तो 9 जोड़ूंगा 109 में तो ये बनेगा 118, और 9 का वर्ग 81। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, मिश्र धन। अब दोस्तों हम जानते हैं कि अगर मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया जाए तो क्या निकल आएगी, ब्याज। तो मैं ब्याज की बात करूं तो इसमें ब्याज निकल के आएगी आपकी, निकालिए इसमें से, इसको घटा दीजिए ब्याज। तो इसमें से इसको घटाते हैं तो ये बनेगा आपका 1881, 1881। और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, इसने इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है दोस्तों 3762। तो देखिए इससे अगर मैं काटता हूँ तो इससे कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो क्या पूछा है इसमें, मूलधन। तो इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी, तो 1 की वैल्यू 2, तो 10,000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 दूनी 2 की गुणा कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 20,000। राइट आंसर 20,000। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो इस प्रकार है, करिए इसे। ये जो क्वेश्चन दिया है आपका लेसन ऐसे चैप्टर से है, और इसमें जो पूछा गया है में से पूछा गया है, और दिया क्या है, 3 संख्याओं का अनुपात। तो हम क्या करेंगे, इसमें संख्या लिख लीजिए 4:9:13 के अनुपात में है। इनका लैसे दिया और में से पूछा है। अगर मैं बात करता हूँ इस पूरे फंक्शन की, इस पूरे फंक्शन की, देखिए मैं अगर कहता हूँ कि इसका LCM, तो देखो 4, 9, 13 का LCM निकालेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सभी उतार दीजिए। लैसे कैसे निकालते हैं, लैसे का मतलब होता है इनसे कटने वाली छोटी से छोटी संख्या। तो 4 × 9 × 13, जिसकी वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 2340। बात करता हूँ 4, 9, 13 के SCF की। SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात इन सबको काटने वाला। तो कौन होगा वो, भाजक। तो कौन होगा बताइए, 4, 9, 13 में कॉमन क्या है, 1, और 1 की वैल्यू ही क्या होगी दोस्तों, हमारा आंसर। तो हमें 1 का मान निकालना है, और 1 का मान कैसे निकालेंगे, निकाल दीजिए, काटपीट मचाइए। 13 से काटता हूँ इसको, 13 से कम 13 बचेगा 10, 13 तो ये हो जाएगा आपका 104। तो 13 नंबर 13 अट्ठे 104, और ये 0, तो ये आ जाएगा 180 बार। इसी प्रकार 9 से काटता हूँ तो 9 दूनी 18, और 4 से काटता हूँ तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20। तो दोस्तों 1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी, 5, और 1 की वैल्यू जो 5 आई है, और वही क्या होगा हमारा आंसर, क्योंकि 1 का मतलब क्या होता है SCF। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए 5 कौन से ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये इजी था। देखो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, इसमें कहा गया एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर, तो दोस्तों ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, 5 नहीं है, ये है आपका 25%। 25% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है, कुल राजस्व पर पड़ने वाला प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए। देखो आप जानते हो मूल्य और बिक्री का जो संबंध होता है वो इस तरीके से होता है, मूल्य की गुणा अगर मैं बिक्री से कर देता हूँ, बिक्री का मतलब 4 वस्तु 5 वस्तु, या 4 कार 5 कार, और एक कार का मूल्य 10 रुपये मान लो 1000 है, और 10 कार बेची गई, तो गुणा करके पता पड़ जाएगा टोटल राजस्व कितना आएगा। मूल्य गुणा बिक्री बराबर क्या होगा, कुल राजस्व। तो इफेक्ट जो डाला गया है, मूल्य पर कितना डाला गया, 25% की वृद्धि, और बिक्री पर क्या किया गया, 16% की कमी। तो देखो
ये आपको पढ़ाया जाता है कि अगर परसेंट इफेक्ट उन दो ऑब्जेक्टों पर, मतलब उन दो चीज़ों पर डाले जाएं जो किस में होते हैं, मल्टीपल में, तो वहाँ पर जो हमेशा सक्सेसिव बन जाता है, तो सक्सेसिव बना दीजिए। तो सक्सेसिव जो इफेक्ट होगा वही क्या होगा, कुल राजस्व इफेक्ट। तो देखो सक्सेसिव कैसे करेंगे, 25% की वृद्धि, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 25% प्लस 16% की कमी, तो माइनस के 16% प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस 25 गुणा 16/100, 25 चौका 100 और 4 चौक 16, तो दोस्तों ये बनेगा 16 और 4 20। तो 25% में से 20% घटाते हैं तो ये आपका आ जाएगा 5%। किसका आएगा, ये प्लस का। तो राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा, कुल राजस्व 5% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, दूसरा राइट आंसर। दोस्तों मैं आपको इसको अलग तरीके से बता देता हूँ और कैसे भी कर सकते हैं आप इसको, देखिए, और ऐसे भी कर सकते हैं, समझिए। आप इसको अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये दिया गया दोस्तों 25%। देखो 25% का मतलब होता है 25/100, 25 चौका 100, 4 पर 1 की क्या होगी, वृद्धि। तो इसका मतलब है यहाँ लिख देते हैं मूल्य, और ये प्रारंभिक हो जाएगा और ये न्यू, और यहाँ पे लिख देते हैं बिक्री। और आप जानते हो मूल्य की बिक्री से क्या होती है, मल्टीप्लाई। और यहाँ क्या निकाल देंगे हम, राजस्व। तो मूल्य कितना था, प्रारंभ में मूल्य की बात करूं तो प्रारंभ में मूल्य कितना था आपका 4, 4 पर 1 की वृद्धि कर दूंगा तो 5। इसी प्रकार बिक्री में क्या बोला है, 16% की कमी। 16% का मतलब होता है 16/100, 4 चौक 16, 4 से 25 बार, 25 पर 4 की कमी करेंगे तो दोस्तों ये बनेगा, 25 पर 4 कम कर दीजिए तो ये बनेगा 21। तो 4 से 5 हो गया और 25 से 21 हो रहा है, तो गुणा करिए, राजस्व कितना आएगा प्रारंभ में, 25 चौका 100, तो प्रारंभिक राजस्व कितना था 100, और न्यू कितना आया 21 पंजे 105। तो दोस्तों 100 से अगर 105 हो जाता तो डायरेक्ट कह सकते हैं 5% की क्या हुई है, क्योंकि 100 पर सीधा परसेंट काउंट कर सकते हैं, 5% की वृद्धि। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मैं फिर बता दूं, पेपर में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं और भी आपके आगामी एग्ज़ाम होते हैं, तो बस आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करेगा, डिजिट चेंज कर देता है, तो आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन निकालने आने चाहिए, ठीक है। और मैं कोशिश भी ये कर रहा हूँ कि आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर दें। चलो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, ये कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 5 और 6 प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको पढ़ने के साथ साथ तुरंत पता पड़ जाना चाहिए ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है। ये आपका मैथ है, लेस है, एक चैप्टर होता है मैथ है लेस है, तो ये उससे क्वेश्चन है, और उसमें भी बात करते हैं तो किसका क्वेश्चन है, ये मैथ है का। तो हमें क्या करना होता है, जो शेष बचते हैं पहले उनको घटा लीजिए। तो देखो मैं अगर 2675 में से 5 घटाता हूँ तो ये आपका बनेगा 2670। इसी प्रकार 2320 में से 6 घटाते हैं तो ये बनेगा 2314। फिर क्या करते हैं दोस्तों, स्टेप होता है, फिर इन दोनों का क्या करेंगे आप, अंतर करिए कितना आएगा। अगर मैं अंतर में क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी घटाइए, तो 10 में से 4 घटाऊंगा तो 6 आ जाएगा, ये आपका 6 बचेगा, 6 में से 1 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा, और ये आपका 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, और 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो ये आ गया। तो आपको क्या निकालना है इसका, HCF। अगर HCF की बात करता हूँ तो क्या करने पड़ेंगे आपको, इसके फैक्टर, और फैक्टर से चेक करना पड़ेगा कि जो फैक्टर होगा फैक्टर आ जाएगा। फैक्टर से अब एक चीज़ ऐसा आप फैक्टर ना कीजिए इसका, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पर आप क्या भी सोच सकते हो, यहाँ पर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो भी आंसर होगा इसके फैक्टर ही तो होंगे। अब फैक्टर का मतलब है मेरे भाई, मैं डायरेक्ट ये भी तो कह सकता हूँ वो ऑप्शन उत्तर होगा जो इसको काट दे, क्योंकि फैक्टर से भी आप इसको काट के चेक करोगे कि कौन कौन इसको काट रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा हम चेक कर लेंगे कि इसको काटने वाला कौन है। तो देखिए ऑप्शन में चेक करिए 356 को कौन काट सकता है, तो देखो पूरी बार, तो मैंने देखा इस ऑप्शन से कट गया, नहीं कट गया। 178 को अगर मैं 2 टाइम्स पढ़ता हूं तो इतना ही आएगा भाई, तो कट गया नहीं कट गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 178।
8। बाकी बात करते हैं, इससे नहीं कटेगा ये, इससे भी नहीं कटेगा ये, 170 से भी नहीं कटेगा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 178। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है, इसमें कहा गया है विघ्नेश अपनी मासिक आय का, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप करिए, कमेंट करिए इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। तो इसमें पूछा गया है विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के लिए किराए पर, 11% मनोरंजन पर, 7% परिवहन पर खर्च करता है। तो देखिए इसके द्वारा कुल खर्च कितना हुआ, कुल खर्च लिखिए, सबको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 42 और 16 जोड़िए तो ये आ जाएगा आपका 58, 58। 58 में अगर मैं 11 जोड़ता हूँ तो 69, 69 में 7 जोड़ता हूँ तो ये बनेगा आपका 76%। बात करते हैं शेष की, तो शेष कितना बचेगा, इतना खर्च कर चुका है और शेष जो बचा हुआ है उसके पास, शेष बचाइए कितना बचा, शेष बचा 24%। शेष जो बचा है कितना बचा है धन 24%, 24%। फिर बोला गया कि पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपये की खर्चों की पूर्ति के लिए, मतलब 18,000 की खर्चों की पूर्ति के लिए उसने 12,000 रुपये उधार लिए या उसे 12,000 रुपये उधार लेने पड़े। कहने का मतलब था कि अगर मुझे 18,000 के खर्चों की पूर्ति करनी है, समझना, और मैं 12,000 किसी से उधार लूं तो मेरे पास कितना बचा था, तो मेरे पास जो बचा था मेरे भाई शेष, वो बचा था 18,000 में से 12,000 घटा देंगे तो कितना बचा था दोस्तों 6,000। तो 6,000 रुपये जो है वो कितने की वैल्यू दे रखी है 24% की। और इसने पूछा मासिक आय, तो मासिक आय कितनी होगी 100। तो इसमें क्या करेंगे 6,000 में 24 का भाग दे देंगे और 100 की गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा दोस्तों, उसका परसेंट से परसेंट कट जाएगा, परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये निकल आएगा उसका मासिक आय। काट पीट मचाइए, देखो 6 से काटता हूँ इसको तो 6 से कटेगा ये आपका 4 बार और 6 से कटेगा ये 1,000 बार। 4 से काटिए इसको 25 बार, 25 की गुणा करेंगे करते हैं तो इससे कितना आ जाएगा 25,000। ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझ लीजिए एक बार और, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। कुल खर्च किया उसने 76%, अभी शेष बचा है उसके पास 24%, लेकिन इसमें बोला गया पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपयों की खर्चों की पूर्ति के लिए 12,000 रुपये उसे उधार लेने पड़े। इसका मतलब है कि जब उसने ये खर्च कर दिए थे तो उसके पास परसेंट में बचे थे 24% और रुपये बचे थे 6,000। तो 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 6,000, और निकालनी कितने की वैल्यू है आपको, मासिक आय कितनी होगी 100%। तो आय की वैल्यू निकाल दीजिए, मासिक आय, तो 100% की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे 6,000 में 24 का भाग दे देंगे, क्योंकि जिसकी वैल्यू दी होती है उसका भाग देने से 1 का मान निकल जाता है, और जिसका मान निकालना है उसकी गुणा करने से हमें उसका मान पता पड़ जाएगा जिसका मान हमें ज्ञात करना है। चलो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो पूछा गया है, इसमें कह रहा किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, यह चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। तो देखिए 120 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर 1,000 मीटर। 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसे काट पीट मचाइए, कितना आएगा 60 दूनी 120, तो ये आ जाएगा 2,000 मीटर प्रति सेकंड। चेक करिए 2,000 मीटर प्रति सेकंड कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। इसमें पूछा गया है एक निश्चित धनराशि पर
x प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 5,472 रुपये है और समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर से 7/1/2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतने रुपये है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें यहाँ पर 2 मिश्रधन दिए हुए हैं एक ही राशि के। 3 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया गया है, ये दिया गया है, और 7/1/2 वर्ष 7.5 वर्षों का मिश्रधन कितना दिया गया है, इतना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर साधारण ब्याज में अगर आपको 2 विभिन्न वर्षों के मिश्रधन पता है, तो दोनों समय का अंतर और मिश्रधन का जो अंतर होगा वो उतने समय गैप का साधारण ब्याज होता है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज कैसा होता है, समान। तो हम क्या करेंगे, जो ये दे रखा है आपका 6,930 में से कितना घटाएंगे, 5,472 घटाइए, तो ये आ जाएगा दोस्तों 8। 10 में से 2 जाएगा तो 8, और ये बचेगा आपका 2। 12 में से 7 घटाएंगे तो 5, और ये बचेगा आपका 8। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, और ये बचेगा आपका 1। तो ये आ जाएगा दोस्तों 1,458। और समय में अंतर करते हैं, तो समय में जो अंतर करेंगे वो कितना आ रहा है, 3 वर्ष। और देखो 3 वर्ष का, और ये बनेगा 7 दूनी 14 1 15/2 वर्ष का। तो 3 दूनी 6, 15 और 6 का अंतर करते हैं तो ये बनेगा आपका 9/2 वर्ष। 9/2 वर्ष। तो हमें पता पड़ जाएगा, वर्ष की बात करता हूँ तो वर्ष में अंतर बैठ रहा है 9/2 का, और मिश्रधन में अंतर बैठ रहा है 1,458 का। तो देखिए मैं इसको मिटाता हूँ, अब सीधा सीधा लिख लेंगे। तो समय में जो अंतर किया था वो कितना आया था, 9/2 वर्ष, और इसमें अंतर करते हैं हम मिश्रधन में अंतर किया था तो वो कितना आया था, 1,458। तो ये इतने वर्ष का क्या आया दोस्तों, साधारण ब्याज। तो 9/2 वर्ष में मिलने वाला साधारण ब्याज कितना है, वो आ गया आपका 1,458। तो मैं इसमें काटपीट मचाऊंगा, तो मुझे कैसे पता पड़ेगा, देखिए 9 से काटिए, 9 एकम 9, 9 से कटेगा ये 9 एकम 9, बचेगा आपका 5, 55 हो जाएगा। तो 9 छिक्का 54, बचेगा 1, 9 दूनी 18। तो यहाँ से अगर मैं 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालता हूँ, 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालता हूँ, तो वो कितना आ जाएगा, 2 की गुणा कर दीजिए, 4 16 दूनी 32। तो ये आ जाएगा आपका 324 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आया, 324 रुपये। तो यहाँ पर मुझे जो निकालना है 3 वर्ष का निकालिए, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो वो आ जाएगा, गुणा करिए 3 वर्ष का कितना आएगा, इसीलिए 3 वर्ष का 3 की गुणा करें, 3 चौक 12 का 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9। तो ये आ जाएगा दोस्तों 972 रुपये। 972 रुपये 3 वर्ष का क्या आ जाता है, साधारण ब्याज। अब क्या करेंगे, क्योंकि मुझे 3 वर्ष का मिश्रधन पता है, कितना दिया है, 5472। 3 वर्ष के मिश्रधन में 3 वर्ष की ब्याज शामिल होगी, तो 3 वर्ष की ब्याज कितनी है, ये याद रखिए आपकी 972। 972 घटा दीजिए इससे, तो 972 घटा देंगे तो दोस्तों ये क्या निकल आएगा आपका, मूलधन। क्योंकि दर तभी निकाली जा सकती है जब आपको पहले क्या पता हो, मूलधन और एक निश्चित समय में ब्याज। तो देखो 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, ये बचेगा आपका 14। 14 में से 9 घटाता हूँ तो ये 5, और ये बचेगा आपका 4, क्योंकि एक हमने यहाँ से क्या ले लिया था, कैरी। तो ये बचेगा आपका 4500। तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर क्या होता है, ब्याज बटे 100। इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर साधारण ब्याज। तो 100 को मैंने इधर लिख दिया। अब देखो मूलधन की बात करते हैं, तो मूलधन कितना दिया है इसमें, मूलधन आया आपका 4500।
दर की बात करता हूँ तो दर मुझे कितनी दे रखी है, ये x%, ये मुझे ज्ञात करना है। और समय की बात करते हैं, अगर समय में 1 वर्ष लेता हूँ, ध्यान रखना, अगर समय 1 वर्ष लेता हूँ तो ब्याज भी 1 साल की लेनी पड़ेगी। 1 साल की ब्याज कितनी है, 324 गुणा, और ये कितना दे रखा है, 100। नीचे वाला 100 मैंने उधर लिख दिया। तो देखो दोस्तों, काट पीट मचा दीजिए। देखो 2 जीरो से 100 की 2 जीरो से ये कट जाएगा, x का मान निकालेंगे तो ये आपका बनेगा 324/45। 9 से काट देते हैं इसको, 9 पंजे 45, और 9 से जो ये कटेगा 9 तिया 27 और 9 छिक्का 54, तो ये आ जाएगा 36/5। तो 36/5 का मतलब है, भाग दीजिए 36 में, 5 सत्ते 35, बचेगा 1, 5 दूनी 10। चेक करिए, इसका जो आंसर आने वाला है 7.2%, 7.2%। तो x का मान कितना होगा, 7.2, ऑप्शन नंबर 4। देखो बहुत ही ईजी था, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव क्या है, वर्षों का अंतर करेंगे तो 9/2 वर्ष आ जाएगा, मतलब 4.5, क्योंकि 3 में और 7.5 में कितने का अंतर होता है, 4.5 का। और इन दोनों मिश्र धनों का अंतर करेंगे तो वो आ जाएगा 1458। तो इतने वर्ष का ये क्या निकल के आता है, ब्याज। जब मुझे इतने वर्ष का ब्याज पता पड़ जाएगा तो मैं फिर 1 वर्ष का ब्याज निकाल लूँगा। 1 वर्ष का ब्याज निकालकर फिर मैं किसका निकालूंगा, 3 वर्ष का ब्याज, क्योंकि मेरे भाई मुझे 3 वर्ष का मिश्रधन पता है। या तो आप 3 वर्ष का निकालेंगे ब्याज या फिर 7.5 का। तो 3 का आसान है, 3 वर्ष का निकाल लीजिए। 3 वर्ष का आपका आ जाएगा 972 रुपये। इस मिश्रधन में से घटा देंगे तो क्या पता पड़ जाएगा दोस्तों, मूलधन। मूलधन पता पड़ जाएगा तो फिर क्या लगाएंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, या 100 इधर रखिए, बराबर क्या होता है, ब्याज। तो इसको मैं काट पीट करूंगा, काट पीट करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। पी का मान धर लीजिए, आर का मान एक्स धर लीजिए, टी का मान, अगर मैं समय 1 वर्ष ले रहा हूं तो 1 वर्ष की ब्याज लिखेंगे 324, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है आपका इस प्रकार। इसमें पूछा गया किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है, दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रम से क्या होंगे। तो आप भी जानते हो छूट जो दी जाती है वो किस पे दी जाती है, एमआरपी पर। एमआरपी ये 1 हो गया का 20% डिस्काउंट बराबर है किसी वस्तु अन्य है उसके एमआरपी, ये सेकंड वस्तु है, दूसरा एमआरपी है, उसके कितने परसेंट के बराबर है, 25% के छूट के बराबर है। तो दोनों छूटें कैसी हैं, बराबर हैं। तो ये डिस्काउंट और ये डिस्काउंट क्या है, बराबर है। तो देखो मैं इसे परसेंट से परसेंट काट दूंगा, और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ एमआरपी पहली और एमआरपी सेकंड की, तो वो बनेगा दोस्तों 5 से काटिए, 5 25, 5 चौक 20, तो 5 बटे कितना आ जाएगा, 4। तो ये पूछ रहा था दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रम से क्या होंगे। तो हमारा जो आंसर होगा, जो पहली वस्तु का एमआरपी होगा वो क्या होगा, इसका मतलब है देखो राशि तो कहीं दी नहीं है रुपए में, तो ये ऑप्शन से लगाना पड़ेगा। तो ये जो एमआरपी होगी 5 का क्या होगा, मल्टीपल, और दूसरी वस्तु का जो एमआरपी होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल। चेक करिए, तो देखो 40 जो है, कहने का मतलब है ऐसे भी या तो आप मल्टीपल ढूंढ लीजिए या फिर क्या करेंगे आप, सीधा वहाँ रेशियो चेक करिए, 5:4 आ रहा नहीं आ रहा। देखिए यहाँ कितना बनना, 4:5। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत, क्योंकि अनुपात आना चाहिए 5:4। यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया तो 5:4 आ रहा नहीं आ रहा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा। ये इसलिए गलत है, यहाँ आ रहा 5:6। तो ये जो दिया है इससे बनना 5:6, ये भी नहीं है। इसकी बात करते हैं तो इससे बनता है 6:5, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है, दूसरा, क्योंकि इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 5:4, और हमारा अनुपात कितना आ रहा है, 5:4, क्योंकि इसका मतलब होता है 5:4। तो मल्टीपल चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा अनुपात मैच कराइए।
तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, इसमें कह रहा है 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात। तो 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात इतना था, उनकी वर्तमान आयु का योग इतना दिया गया है। तो योग दिया गया है तो मैं क्या करूँगा, इनका योग निकाल लेता हूँ। यही योग निकालिए तो ये बनेगा 7 5 12, 12 और 4 16, 16 जो वैल्यू बनेगी मेरे भाई, ये जो बनना है ये कब बन रहा है, 5 वर्ष पूर्व। तो 16 जो रेशियो योग बना है वो बना है 5 वर्ष पूर्व, और इनका वर्तमान योग कितना दिया है, 135। वर्तमान योग 135 दिया है और रेशियो योग है 5 वर्ष पूर्व। तो मैं जो वर्तमान योग है ना, इसको भी मैं 5 वर्ष पूर्व लेके जाऊंगा। तो देखो एक व्यक्ति का 5 साल घटना, तो 3 व्यक्ति का, ए बी सी है 3 व्यक्ति, तो 3 व्यक्तियों का 5-5 साल घटाएंगे तो 5 15 साल कम हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में लेके जाना है, क्योंकि ये योग कहाँ का है, पास्ट का, और 135 कहाँ का है, वर्तमान का। तो इसको भी पास्ट में लेके जाऊंगा तो 5 15 कम कर दीजिए। तो दोस्तों 16 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपका 120 वर्ष। एक की बात करता हूं तो एक की वैल्यू बनेगी 120/16 वर्ष। तो इसमें पूछा गया है अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग क्या होगा। तो अब से 3 वर्ष बाद, पहले ये बताइए 5 वर्ष पूर्व अगर मैं योग की बात करता हूं किसकी, बी प्लस सी, तो कितना बनेगा ये रेशियो में बताइए, 5 और 7, 5 और 7 कितना बना, 12, 5 और 7 12, 12 में, और जबकि एक की वैल्यू कितनी आई है, 120/16। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व योग निकालेंगे बी और सी का, कितना आएगा, 7 5 12 की वैल्यू। तो देखिए काटपीट मचाइए, कितना आएगा ये आ जाएगा दोस्तों 4 तिया 12, 4 चौक 16, और 4 से काटते हैं तो 4 तिया 12, 30 तिया 90 वर्ष। तो हमें पता पड़ गया 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना आया, 90 वर्ष। इसमें पूछा है 3 वर्ष बाद, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 90 में, समझना भाई, पहले मैं इसको वर्तमान में लेके आऊँगा। तो वर्तमान में अगर मैं 90 योग को वर्तमान में लेके आता हूँ तो ये 2 जनों का योग है, एक के 5 साल एक के 5 साल, तो 5 और 5 10। अगर आप इसमें 10 वर्ष जोड़ देते हैं, इसमें अगर 10 वर्ष जोड़ देते तो ये दोनों की आयु का वर्तमान योग हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा 3 वर्ष बाद, तो एक का 3 और एक का 3, तो कितना और जुड़ जाएगा, 3 और 3 6 वर्ष और जोड़ दीजिए। तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा ये आंसर, तो ये बनेगा 100 और 6 106 वर्ष आंसर। दोबारा समझ लीजिए, तीनों का योग कितना आया, 16, और वैसे तीनों का जो ये योग आया ये रेशियो में ये आया 5 वर्ष पूर्व, जबकि हमें 135 जो दिया गया है वर्तमान योग। तो वर्तमान योग को अगर मैं 5 साल पहले लेके जाता हूँ 3 व्यक्तियों पर, तो 5 तिया 15 और कम कर देंगे 120, तो 16 की वैल्यू 120, तो एक की वैल्यू 120/16। फिर मैंने क्या किया, 5 वर्ष पूर्व बी प्लस सी का योग निकाला, क्योंकि मुझे बी प्लस सी का 3 वर्ष बाद निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, वर्तमान। वर्तमान से भी पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे, 7 5 12 बी और सी की 5 वर्ष पूर्व आयु, तो कितनी निकल के आई, वो आया रेशियो 12। 12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक की वैल्यू 120/16, तो 12 की वैल्यू 120 × 16, सॉल्व करिए, इसे काटपीट मचाइए तो आ जाएगा 90 वर्ष। अब क्या करेंगे, मैंने क्या किया फिर 90 वर्ष में सबसे पहले 10 वर्ष इसलिए जोड़ा क्योंकि 5 साल पहले योग था 90 वर्ष 2 जनों का, तो 5 साल एक बढ़ेगा, 5 साल एक बढ़ेगा, तो वर्तमान में आने में 10 साल की वृद्धि हो जानी है। लेकिन 3 साल बाद की बात और कर रहा है वर्तमान से भी, तो ध्यान दीजिए कितना और जोड़ देंगे, 3 साल एक का 3 साल एक का 6 और जोड़ देंगे तो 106 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। 106 कौन से ऑप्शन में दिया है, चौथे में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें पूछा गया है, ये कह रहा है यदि एक मिश्र धातु की यदि एक त्रिभुज की भुजाएं
21, 35, 28 सेंटीमीटर हैं, तो अंतः त्रिज्या की माप कितनी होगी? तो पहले आप ये चेक करिए त्रिभुज किस प्रकार का है। तो देखिए मैंने देखा है इसमें भुजाओं में कॉमन क्या है? 7, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 7 चौक 28। इनको क्रम में लगा लीजिए भुजाओं को, 3, 4, 5। तो आप जानते हो 3 का वर्ग 4 का वर्ग बराबर जोड़ेंगे तो किसका वर्ग आएगा? 5 का वर्ग। तो हम समझ गए ये क्या है? पाइथागोरस। जो पाइथागोरस बनाती है तो कैसा त्रिभुज होगा? कैसा होगा? समकोण। तो ये समकोण त्रिभुज, देखो मैं फिर बता देता हूँ, अगर रेशियो समकोण त्रिभुज में है तो उसकी भुजाओं का या उस रेशियो का कितना भी गुना लिख दीजिए, वो भी किस में आएगा? समकोण त्रिभुज में। क्योंकि ये भी जब रेशियो पाइथागोरस को बिलोंग करता है तो एक्चुअल माप भी पाइथागोरस को बिलोंग करेंगी। तो हम समझ गए तीनों भुजाएं से बना त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज। तो मैंने ये समकोण त्रिभुज बना दिया। इसकी जो एक भुजा देखो, जो सबसे बड़ी भुजा है वो तो बनेगी कर्ण, सबसे बड़ी भुजा बनाइए कर्ण, तो ये बनेगा आपका 35। और जो दो छोटी भुजा उनमें से किसी को कुछ भी लिख लीजिए, 21 और ये आपका 28 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब जो पूछा गया है इसमें पूछा अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या जो होती है, जो अंतः त्रिज्या होती है ये अंतःवृत्त बनेगा। इसकी अंतः त्रिज्या जो होती है r, अंतः त्रिज्या जो होती है वो r, ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इस r का जो फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए। r की जो वैल्यू होती है वो होता है आपका लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। देखो लंब कितना है इसमें 28 प्लस आधार कितना, आधार देखिए 21 माइनस के 35 बटे 2। तो अब क्या करेंगे हम, 28 में से अगर मैं 35 को घटाता हूँ तो माइनस के बचेगा आपका 7, 21 में से 7 घटाते हैं तो बचेगा 14, 14 बटे 2। सॉल्व करेंगे इसको पूरा तो 14 बटे 2 ये आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। चेक करिए 7 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है आपका? तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका फॉर्मूला बेस ही है। अनुपात में आपने पढ़ा होगा, अनुपात में जो होता है एक पॉइंट होता है अनुपात में, तृतीय अनुपात पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तृतीय अनुपात। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मान लीजिए दो संख्याएं, अगर मैं इसका फर्स्ट अनुपात पूछता हूं, फर्स्ट अनुपात या प्रथम अनुपाती, तो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट गुणा फर्स्ट बटे सेकंड। अगर मैं इसका मध्य अनुपाती पूछता हूं तो कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में फर्स्ट गुणा सेकंड। अगर इसका तृतीय अनुपाती पूछते हैं तो सेकंड गुणा सेकंड बटे फर्स्ट। तो ये आपके दो संख्याओं के प्रथम, मध्य और तृतीय अनुपाती निकाले जाते हैं। चतुर्थ अनुपाती जो निकाला जाता है वो 3 संख्याएं देगा। उसमें कैसे करेंगे? सेकंड संख्या गुणा थर्ड संख्या बटे फर्स्ट संख्या। तो देखिए इसका, अगर ये आपको पहले से ही डाटा पता है तो आप इसे तभी कर पाएंगे। करिए, इसका आंसर बड़ा आसान है। क्या आएगा? तो इसमें तृतीय अनुपाती पूछ रहा है तो 36 गुणा 36, सेकंड नंबर को 2 बार लिखिए, डिवाइड बाई 9, 9 चौक 36। तो 36 की 4 से गुणा करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 144। 144 कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है? वो जो पूछा गया है वो है आपका, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों, देखिए एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने, वह 2/3 खिलौनों को 35%, 2/3। तो देखो बड़ा आसान होता है, 2/3 लिख लीजिए। किस पे बेचे गए? 35%, 35% लिख लीजिए के लाभ पर। तो लाभ का मतलब है प्लस। इसी प्रकार शेष खिलौनों को, तो देखो 3 में से 2 बेच दिए तो शेष कितने बचे? 1/3। वो बेचे गए 10% की हानि पर। तो 10% हानि का मतलब माइनस,
इसे सॉल्व कर दीजिए तो आपको पता पड़ जाएगा कुल कितने प्रतिशत सौदे पर लाभ या हानि होगी। तो देखो हर समान है, 3 नीचे रख दीजिए, 35 दूनी 70 और ये बनेगा 10 एकम 10 इतने परसेंट। 70 में से 10 घटाएंगे तो ये बनेगा दोस्तों 60/3%। काट पीट मचाइए तो ये आ जाएगा 20%। तो पूरे सौदे पर कुल ये किसका आया, प्लस का माइनस का, प्लस का। तो जब प्लस का आया तो इसका मतलब है लाभ होगा। तो पूरे सौदे पर 20% का क्या होगा, लाभ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार है। इसमें जो पूछा गया है ये आपका समय दूरी चाल से है। ये कह रहा है 2 ट्रेन क्रम से स्थान ए और बी से चलना प्रारंभ करती हैं और एक दूसरे की ओर क्रम से 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती हैं। उनके मिलने से पहले तक तेज वाली ट्रेन ने धीमी वाली ट्रेन से इतनी अधिक दूरी तय की, 110 किलोमीटर। तो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, एक स्थान ए और एक स्थान बी है, एक ट्रेन इधर से इधर चली है और एक ट्रेन इधर से इधर चली है। एक की चाल जो दे रखी है वो दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर और एक की चाल दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जिस समय ये घटना घटित होगी तो एक निश्चित समय होगा, मान लो वो कह रही होंगी भैया 2 घंटे बाद, ऐसी 2 घंटे बाद, तो एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे तो कैसे कहा जाएगा कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा चल लिया या इतना कम चल लिया। तो एक निश्चित समय में ये घटना घटित होगी। तो इसका मतलब है टी यहाँ क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। अगर आपका समय कांस्टेंट है तो स्पीड का और दूरी का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, समानुपाती। तो देखिए इसका अनुपात बनेगा 6:5। और दूरी की भी बात करूं इसीलिए अगर t कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती। तो ये बनेगा आपका दूरी का भी 6:5। तो ये कह रहा है मैं 6 चला, ये कह रहा है ये इधर से तो दूसरी ट्रेन है वो कह रही है मैं 5 चली। तो कौन कितना ज़्यादा चला, तो ये इससे कितना अधिक चला, अधिक बताइए कितना चला अधिक। तो अधिक चला है ये 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 110 किलोमीटर। तो देखो एक इधर से चल गया, एक तो इधर से चल के आया 6, देखो एक इधर से चल के आया 6 और एक इधर से चल के गया 5। तो जब ये मिले तो ये जो बोलेगा भाई ये कहेगा मैं तुमसे एक ज़्यादा चला हूँ, एक का मतलब 110। तो अगर मैं कहूँ इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, तो ये चल के आया था 6, ये चल के आया था 5, तो 6 और 5 11। तो बात करता हूँ कुल दूरी ए बी, कुल दूरी ए बी या दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो वो क्या होगी 6 ये 5 ये जोड़िए, 6 और 5 11 गुणा एक की वैल्यू कितनी है 110 किलोमीटर। तो ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1210 किलोमीटर, 1210 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो 1210 देखिए कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार है। ये कह रहा है किसी कक्षा के 2 वर्गों ए और बी हैं, 2 वर्ग ए और बी हैं जिनमें क्रमशः 38, वर्ग ए में कितने छात्र हैं 38 और वर्ग बी में कितने छात्र हैं 42। ये कह रहा है यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत 55 किलोग्राम और बी के छात्रों का औसत 32 किलोग्राम है तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो देखो सभी का औसत कैसे निकालेंगे, सभी छात्रों का औसत बराबर सभी का योग बटे कुल संख्या, सभी की कुल संख्या। तो देखो सभी का योग कैसे निकालेंगे, ए में कितने हैं 38 और औसत कितना है 55, 38 में गुणा करिए 55 की, तो ये 38 छात्रों का योग पता पड़ जाएगा, प्लस 42 छात्रों का औसत कितना है वो दिया गया है आपका 32। तो 42 गुणा 32 लिखिए बटे टोटल छात्र कितने हो गए, इन्हें जोड़िए
तो यहाँ लिखा जाएगा 38 प्लस 42। तो दोस्तों ये जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, जोड़िए इसमें, ये बैठेगा आपका 80। इसी प्रकार आप इनकी गुणा करके इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, तो ये बनेगा आपका, गुणा करते हैं, देखो ये बनेगा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 5 तिया 15, तो ये बनेगा आपका 55, 55 और 4 59, तो ये बन जाएगा आपका 59 का 9 हासिल लगेगा आपका 5, और ये बनेगा आपका 5 तिया 15, 15 और 5 कितने होते हैं आपके, 15 और 5 निकालेंगे तो जोड़ो कितना आएगा, ये 15 और 5 होते हैं आपके 20 प्लस, इसी प्रकार आगे जोड़िए इसे, करिए इसे जल्दी से कैलकुलेट। करिए दोस्तों, क्या आएगा इसका, करो इसका जल्दी, क्या आएगा, कॉल आ गई थी अर्जेंट। करिए इसको, देखो तो ये बना आपका, क्या बना था 2090, हाँ अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा आपका 32 दूनी 64, और 32 की गुणा 4 से करेंगे और इसका हासिल जोड़ेंगे तो बनेगा 1344, 1344, जोड़िए इसमें कितना आएगा ये, तो 2000 में 1344, 2090 में 1344 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 3434 डिवाइड बाई 80, भाग दीजिए, अगर मैं 0 का भाग देता हूँ तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और इसमें भाग देंगे इसका, तो दोस्तों इसे भाग देने से कटपिट के जो आंसर आ जाएगा ये आपका 8 का भाग दीजिए, 8 चौक 32, बचेगा 2, 8 दूनी 16, तो 42 पॉइंट करके कुछ जो दिया गया है, ये तो 42 ही है, 42 पॉइंट करके ये दिया गया, ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा, इसे कैलकुलेट कर लेना, ऑप्शन आ जाएगा 42.925 kg। चलते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, इसमें कहा गया है किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। तो देखिए 8% वार्षिक का मतलब हुआ एक साल में ब्याज कितना मिलता है 8%, तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा 8 पंजे 40%। अगर मैं 5 साल के साधारण ब्याज की बात करूं तो दोस्तों कितना आएगा 40%, और ये कह रहा है कितना दिया है वो इतना, तो धनराशि ज्ञात करनी है। तो देखो 3040 कितने की वैल्यू दे रखी है 40 की, निकालनी कितने की है 100 की, क्योंकि धनराशि ज्ञात करनी है। तो काटिए से 0 से, 0 4 से काटेंगे तो ये 25, 25 की गुणा कर दीजिए, 25 चौका 100 हासिल लगा, एक ये 25 थी 75 और 1 76, देखिए 760, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा 1% में 1 वर्ष में 8% ब्याज, तो 5 साल में 8 पंजे 40%, 40% की वैल्यू दे रखी है, और मूलधन कितना होता है 100%, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, जिसका राइट आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 7600। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर क्या होता है ब्याज। मूलधन की बात करता हूं तो मूलधन मुझे ज्ञात करना है, दर दे रखी है 8, समय दे रखा है 5 बटे 100 बराबर ब्याज कितनी दे रखी है, ब्याज दे रखी थी 3040। तो इसे काट पीट मचाइए, 5 से काटते हैं तो ये कटेगा आपका 20 बार, 4 दूनी 8 और 4 से कट जाएगा ये 5 बार, और 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा 20 पंजे 100, भाई 5 की गुणा कर देंगे तो ये आपका 7600 राइट आंसर आ जाएगा। तो चाहे आप ऐसे भी कर लीजिए इस फॉर्मूले से। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है
वो दिया गया है आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दिया गया है त्रिभुज से ही। तो देखिए ये कह रहा है एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर हैं। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकर्ण क्या है 60 मीटर। तो क्या निकालना है इसका दूसरा विकर्ण। बात मैं आपको बता दूं, सम जो चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज जो होता है इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, और इसके ये क्या होते हैं डायगोनल। ये डायगोनल क्या होते हैं अलग अलग, D1 D2। तो इसका जो एरिया होता है समचतुर्भुज का, जो एरिया होता है वो होता है आपका, एरिया की बात करते हैं तो वो होता है 1/2 डायगोनल 1 गुणा डायगोनल नंबर 2। एक डायगोनल दे रखा है, दूसरा डायगोनल ज्ञात करना है। अब ये त्रिभुज के पार्क का क्षेत्रफल और समचतुर्भुजाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो ये आपको भुजा दे रखी है 1 2 3। तो मैं चेक करूंगा क्या ये पाइथागोरस बिलोंग करती है। तो देखो कैसे करेंगे आप, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के समान आना चाहिए। तो पूरा नहीं चेक करना, बस इकाई का अंक चेक कर लीजिए, 6 6 36, 0 का वर्ग 0, तो क्या बनेगा 6 बराबर आ रहा है। तो ये बिल्कुल 100% क्या होगा ये कि त्रिभुजाकार जो ये पार्क दिया गया है ये कैसा होगा, ये भुजाएं किसको बिलोंग कर रही हैं समकोण को, सॉरी समकोण त्रिभुज को। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये समकोण बना लूँगा। एक भुजा 96 मान लीजिए, एक भुजा 110 और एक भुजा 146। तो इसने जो बोला इसका जो एरिया क्या होगा, इसका एरिया जो होता है वो होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, बेस गुणा कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो आधार कितना है इसका 96 और गुणा हाइट कितनी है या लंबवत ऊंचाई कितनी है 110। तो ये वाली माप, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल कैसे हैं दोनों समान। ठीक है, तो क्या करना है आपको इसमें, देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सीधा सीधा समझना है इसमें। तो इसका क्षेत्रफल बनेगा 1/2 96 गुणा 110 बराबर, ये कौन सा आपका समचतुर्भुजाकार मैदान, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा डायगोनल नंबर 1। डायगोनल नंबर 1 कितना दिया है 60 गुणा डायगोनल नंबर 2 ज्ञात करना है, विकर्ण नंबर 2। तो देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 का भाग दीजिए इसमें। तो 6 का भाग देते तो 6 एकम 6, 6 6 36। तो इसका जो डायगोनल नंबर 2 आएगा वो आएगा 11 की गुणा कर दीजिए 6 7 और ये 1, तो ये आपकी गुणा करके आ जाएगा 176। 176 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल क्या दिए हैं बराबर। और ये जो भुजाएं किसको बिलोंग करती हैं पाइथागोरस को बिलोंग करती है। तो त्रिभुज हम कैसा भी ले सकते हैं समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा उसकी ऊंचाई। और ये किसका काम करेगा 146 कर्ण का, तो ये नहीं लेना है आपको। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, और इसी के साथ हम क्लास को फिर विराम करेंगे, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। चलो करिए इसका क्या आंसर आएगा। इसमें पूछा गया एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची, भाई 4% पे बेच रहा है, यदि उसने इसे 124 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। तो देखिए कमाल क्या हो गया, जहां 4% की हानि हो रही थी वहीं क्या हो जाता 8% का लाभ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो 120 रुपये अधिक कर देता है। तो देखिए 120 अधिक करने से परिवर्तन क्या आया 4% की हानि 8% लाभ में कन्वर्ट हो गई। 4% हानि का मतलब ये समझ लो ये CP है, 4% हानि मतलब पहले चीज़ें नीचे जा रही थी और लाभ बोला तो फिर वो चीज़ें कहाँ हो गई ऊपर। तो 4% हानि से 8% लाभ, परिवर्तन कितने का हुआ, ये परिवर्तन बैठेगा जोड़ दीजिए 4 और 8 12। तो हमें पता पड़ गया 12% की जो वैल्यू है जो इंक्रीज हुआ है टोटल 4% हानि से 8% लाभ 12%, और वो कितना इंक्रीज है वो
120 रुपये, तो 120 रुपये देखो जाता है। तो 12% की वैल्यू 120, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 1% की वैल्यू निकालते हैं तो 10 रुपये। तो क्वेश्चन में बोला था 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा। अगर मुझे 11% का लाभ प्राप्त करना है तो दोस्तों कितने परसेंट की बेचेगी वो चीज़, 110 की, क्योंकि हर चीज़ का कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100%, और 10% 11% का लाभ हो गया। तो जब 11% का लाभ हो जाएगा तो ये बैठेगी 111% की, तो 111% की वैल्यू निकाल दीजिए। तो इसीलिए 111% की वैल्यू क्या आएगी, गुणा कर दीजिए, ये बनेगा 1110, 10 की गुणा कर देंगे इसमें, 1 की वैल्यू इतना तो इतने की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इसी क्लास का। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ध्यान दीजिए अब कि आपको जो है ये सारे क्वेश्चन पर डे, जितने भी मैं सेट डालूंगा, विश्लेषण कराऊंगा प्रीवियस ईयर का, आपको ये पर डे जब भी आपको यूट्यूब पर मिलेगा तभी ये आपको कर लेना है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे आगामी, जैसे यूपी पुलिस, एसएससी, दिल्ली पुलिस, सभी में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कर दिया जाता है कि एसएससी जीडी का उठाकर दिल्ली पुलिस में रख देंगे, दिल्ली पुलिस का जीडी में रख दिया जाता है, मतलब इसी तरीके से घुमा फिरा कर आपका एग्ज़ाम तैयार किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आप इसको मेरे साथ लगाते हो, इस प्रीवियस ईयर सेट जो मैंने सीरीज़ चलाई है, और इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपके लिए नेक्स्ट मतलब अलग से टाइप करा के हम और भी क्वेश्चन का विश्लेषण कराएंगे, आप उन्हें करेंगे हमारे साथ। करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।